हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, लगातार हम लोग जैव प्रक्रम के तहत देखते आ रहे हैं पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय। और हम लोग यह लास्ट टॉपिक जो देखेंगे वह है जनन। जनन देखेंगे, क्या है जनन का वह कार्य और जनन के बारे में जो भी बातें हैं उसे हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जीवों में जनन किस प्रकार से संपन्न होता है, वह सभी क्रियाओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम देखेंगे यह जीवों का जो जनन है, इस जनन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, यह जीवन, ये जो मानव या जंतु का जो है जनन या फिर जीव जनन जो है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपने अस्तित्व को कायम रखना, यानी अपने अस्तित्व को बरकरार रखना। अब देखिए, जनन जो है दोस्तों, जनन को दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लैंगिक जनन और एक पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो आइए जरा देखते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे अलैंगिक जनन, और यहाँ देखेंगे अलैंगिक जनन के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी। तो दोस्तों, अलैंगिक जनन के लिए जो प्रक्रिया होगी वह है आपका विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन जिसे पुनर्जनन कहते हैं, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समारंभ। क्या क्या कहे? विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन जिसे आप पुनर्जनन भी कह सकते हैं, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समारंभ। अब आइए बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले विखंडन देखेंगे। अब दोस्तों, यह विखंडन जो देखेंगे, इसमें विखंडन में द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए विखंडन में यह द्विखंडन क्या है और बहुखंडन क्या है। सबसे पहले द्विखंडन। अब आइए देखते हैं द्विखंडन। तो दोस्तों, एक कोशिका का दो बराबर भागों में विभक्त होना, एक कोशिकाओं का दो बराबर भागों में विभक्त होना द्विखंडन कहलाता है। और यदि बहुखंडन देखेंगे तो एक ही कोशिका का अनेक संतति कोशिका में विभक्त होना, एक ही कोशिका का अनेक संतति कोशिका में विभक्त होना बहुखंडन कहलाएगा। अब द्विखंडन का यदि एग्जाम्पल लेंगे तो अमीबा ले सकते हैं। दोस्तों, अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा जनन प्रक्रिया करेगा, और बहुखंडन प्रक्रिया द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होगी वह होगी प्लाज्मोडियम में। अब देखिए खंडन। खंडन क्या है? तो दोस्तों, खंडन जो होगा सिर्फ सरल बहुकोशिकीय जीवों में होगा। खंडन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ यानी केवल सरल बहुकोशिकीय जीवों में होगा। और किस प्रकार होगा? उसका टुकड़ा या खंड टूट करके नया जीवों का निर्माण होगा। अब देखिए पुनरुद्भवन जिसे पुनर्जनन कहते हैं। तो क्या है पुनरुद्भवन और पुनर्जनन? तो देखिए, इस पुनरुद्भवन या पुनर्जनन के द्वारा जो जनन होगा उसके बारे में देख लीजिए कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीव अपने कायिक भाग द्वारा टूट करके जनन की क्रिया संपन्न करता है। पुनरुद्भवन प्रक्रिया द्वारा पूर्ण रूपेण विभेदित जीव अपने कायिक भाग द्वारा टूट करके जनन की प्रक्रिया संपन्न करता है और एक नया जीव का निर्माण करता है। एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा? हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब देखिए मुकुलन। मुकुलन में देखेंगे मुकुलन जो प्रक्रिया होगी इसके द्वारा जो जनन होगा, इसमें क्या होगा? तो मुकुल या बड द्वारा नया जीव का निर्माण होगा। क्या होगा? मुकुल या बड द्वारा नया जीव का निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल कहेंगे तो हो जाएगा हाइड्रा और यीस्ट। अब देखिए दोस्तों, मुकुल क्या है? तो मुकुल जो होगा नियमित विभाजन के कारण उभार का बनना ही मुकुल कहलाता है। मुकुल क्या है? कि नियमित विभाजन के कारण उभार का बनना मुकुल कहलाता है। अब देखिए कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया क्या है और कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया द्वारा जीवों का जनन किस प्रकार होता है देखते हैं। तो बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे कि जड़, तना तथा पत्तियां उपर्युक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के एक प्रकार का नया पौधा उत्पन्न करता है, यही कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया कहलाएगा। एग्जाम्पल लेंगे तो ब्रायोफिलम होगा। अब देखते हैं बीजाणु और समारंभ इस प्रक्रिया के द्वारा कैसे होगा। तो दोस्तों, विशिष्ट जनन संरचना द्वारा जनन की प्रक्रिया होगी। एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोपस। अब देखते हैं, यहाँ तो हम लोग अलैंगिक जनन देख लिए। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे लैंगिक जनन। तो आइए जरा लैंगिक जनन देखते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन में हम देखेंगे पादप में लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा और जंतु में लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा। आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले पादप में। दोस्तों, पादप में देखेंगे तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं पुष्प का। पुष्प
के बारे में देखेंगे तो पुष्प में 4 भाग होता है, वो आप भी जानते होंगे। वह पुष्प में 4 भाग कौन कौन होता है? वह होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। पुष्प में यानी फूलों में 4 भाग जो होते हैं वह है क्या? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। अब दोस्तों देखिए, यह पुंकेसर नर भाग कहलाता है और स्त्री केसर मादा भाग कहलाता है। पुंकेसर नर भाग कहलाएगा और स्त्री केसर मादा भाग कहलाएगा। अब दोस्तों देखें यहाँ पर पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के 2 भाग होंगे। पुंकेसर के जो 2 भाग होंगे वह एक होगा परागकोश और एक होगा तंतु। पुंकेसर के 2 भाग होंगे, परागकोश और तंतु। अब दोस्तों इसी परागकोश में क्या होगा? तो परागकण पाया जाएगा। परागकोश में परागकण पाया जाएगा और इस परागकण में नर युग्मक जो परागकण होगा वह निषेचन प्रक्रिया में भाग लेगा और निषेचन प्रक्रिया में भाग लेगा तो नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक से मिलन ही निषेचन कहलाता है। उसके बारे में और भी देखेंगे। तो क्या देखें? सबसे पहले पादप में जनन। तो पुष्प लेकर के देखें कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प जो 2 प्रकार के होते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। नर पुष्प में पुंकेसर पाया जाता है और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश में परागकण पाया जाता है और उस परागकण में जो नर युग्मक परागकण होगा वह निषेचन प्रक्रिया में भाग लेगा। अब देखिए इसमें मादा में जो स्त्री केसर पाया जाता है दोस्तों, तो स्त्री केसर 3 प्रकार के होंगे। वह स्त्री केसर 3 प्रकार के कौन होंगे? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर 3 प्रकार के होंगे। वह कौन कौन होंगे? या स्त्री केसर के 3 भाग होंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब दोस्तों यह अंडाशय जो है, अंडाशय में क्या पाया जाएगा? अंडाणु पाया जाएगा यानी अंड कोशिका। इस अंडाशय में मादा युग्मक जो अंड कोशिका है वही निषेचन प्रक्रिया में भाग लेता है। अब निषेचन के बारे में देखेंगे तो निषेचन क्या है? नर युग्मक का अंडाशय में स्थित, नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक से मिलन होना ही निषेचन प्रक्रिया कहलाता है। तो यहाँ हमने यह जानने का प्रयास कर लिया। अब दोस्तों देखिए पुष्प भी एक और भाग में डिवाइड कर लेंगे, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। अब देखिए एक लिंगी पुष्प में क्या होता है? तो दोस्तों एक लिंगी पुष्प जो होगा उसमें पुंकेसर या स्त्री केसर की उपस्थिति होगी। पुंकेसर या नहीं तो स्त्री केसर की उपस्थिति होगी, जैसे पपीता, तरबूज। और यदि उभयलिंगी पुष्प कहेंगे तो दोस्तों उभयलिंगी पुष्प में दोनों यानी पुंकेसर और स्त्री केसर यानी नर का और मादा का, तो उभयलिंगी में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों की उपस्थिति होगी, जैसे गुड़हल और सरसों। अब देखिए दोस्तों परागकण के बारे में। तो दोस्तों परागन जो है, परागन क्या है? तो परागकणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन के माध्यम से होता है। परागन क्या देखें कि परागन जो है परागकणों के पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया होता है इसी माध्यम से। अब देखिए दोस्तों यह परागन जो है 2 प्रकार के होगा, एक होगा स्वपरागन और एक होगा परपरागन। परागन 2 प्रकार का होगा, स्वपरागन और एक परपरागन। स्वपरागन क्या है? तो दोस्तों परागकणों को पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। स्वपरागन में क्या होता है? तो स्वपरागन में परागकणों को पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। परपरागन क्या है? तो परपरागन के बारे में देखिए, परागकणों को पुंकेसर से दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। परपरागन जो है परागकणों को पुंकेसर से दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। तो यहाँ तो हमने पुष्प के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त किया। अब इस प्रकार से हमने यह पादप में लैंगिक जनन तो देख लिया। अब आइए जंतु में लैंगिक जनन देखते हैं। दोस्तों जंतु में लैंगिक जनन देखेंगे तो एक देखेंगे नर जनन अंग और एक देखेंगे मादा जनन अंग। सबसे पहले नर जनन अंग देख लीजिए। तो दोस्तों नर जनन अंग के लिए मुख्य अंग कौन कौन सा होगा?
तो नर जनन अंग के लिए मुख्य अंग होगा वृषण, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन। नर जनन अंग के लिए जो मुख्य अंग है वह है वृषण, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शीशन। अब देखिए नर जनन अंग जो है इसमें नर जनन कोशिका या शुक्राणु पाया जाएगा। नर जनन अंग में नर जनन कोशिका या शुक्राणु पाया जाएगा। और दोस्तों यह जो शुक्राणु होगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? वृषण में होगा। शुक्राणु का निर्माण वृषण में हो गया तो इसमें कौन सा हार्मोन सहायक है? तो टेस्टेरोन हार्मोन कार्यशील रहता है। ठीक है, और इस टेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है? तो टेस्टेरोन हार्मोन का काम है कि लड़कों में यौवनावस्था का जो लक्षण होगा उसका नियंत्रण करना। टेस्टेरोन का काम क्या है कि लड़कों में यौवनावस्था का जो लक्षण होगा उस पर कंट्रोलिंग करना, जो हम लोग नियंत्रण समन्वय में भी ऐसा पढ़ चुके थे। अब दोस्तों इस नर जनन कोशिका या शुक्राणु में नर युग्मक शुक्राणु जो होगा वही निषेचन प्रक्रिया में भाग लेगा और तब जा करके एक नया जीव का निर्माण होगा। अब देखिए इधर से मादा जनन अंग में देख लीजिए दोस्तों, तो मादा जनन अंग में मादा जनन कोशिका पाया जाता है जिसे अंडाणु कहते हैं। और दोस्तों उसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाणु निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में होगा। और क्या होगा? उसे मादा युग्मक अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं, वह निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेगा। मादा जनन में मादा युग्मक जो अंड कोशिका है या फिर एग सेल है, वह मादा युग्मक जो अंड कोशिका या एग सेल वही निषेचन प्रक्रिया में भाग लेगा, तब जाकर के एक नया जीव उत्पन्न होगा। अब दोस्तों यह देखिए निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा कि मादा युग्मक अंड कोशिका का यदि निषेचन नहीं होगा, मादा युग्मक अंड कोशिका का यदि निषेचन नहीं होता है तो उसका अंड कोशिका जो है वह टूट जाएगा। अंड कोशिका यानी मादा युग्मक जो एग सेल है वह टूट जाएगा। और यही टूटने की प्रक्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, यानी जिसे मासिक चक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहला गया ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म। इसका अवधि कितना होगा? तो 2 से 8 दिन होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि ये जो मादा जनन अंग है या फिर जो भी जंतु में जो जनन प्रक्रिया है इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि यौवनारंभ यानी जब यौवनावस्था आरंभ होता है तब कुछ हम लक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं? लैंगिक परिपक्वता के लक्षण होंगे। तो क्या होंगे कि लड़कियों में स्तन का विकास होगा, और लड़की में जो स्तन का विकास होगा दोस्तों वह एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। लड़कियों के स्तन का विकास एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। अब दोस्तों लड़के के चेहरों पर जो बाल उगने लगता है ये भी एक यौवनारंभ का लक्षण है। यानी यदि लड़कों के चेहरों पर नया बाल उगना, जैसे मूछें आना, दाढ़ी आना, यह किस हार्मोन के कारण होता है? तो यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। आप देख लिए कि लड़कियों में यौवनावस्था के लक्षण जो दिखाता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण दिखाई देता है, और लड़कों में जो दिखाई देता है वह टेस्टोस्टेरोन के कारण दिखाई देता है। याद रखिएगा यह हार्मोन। अब देखिए कुछ यौन संबंधी रोग है दोस्तों। यौन संबंधी रोग एक जीवाणु जनित होगा और एक वायरस द्वारा संक्रमित होगा। जीवाणु जनित रोग जो होगा वह होगा गोनोरिया या फिर सिफिलिस, और वायरस द्वारा संक्रमित रोग जो होगा वह होगा एड्स, जिसे HIV कहते हैं, मस्सा, यह सब होगा। अब दोस्तों यहाँ पर HIV और एड्स देखें तो आपको HIV और एड्स का पूरा नाम भी पता होगा। HIV का क्या नाम होता है? HIV का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और वही एड्स का नाम कहेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब देखिए यौन रोग से बचाव के लिए क्या करेंगे? तो कंडोम का प्रयोग करके यौन रोग से बचाव किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण यदि महिलाओं द्वारा किया जाएगा तो महिलाओं को कॉपर टी का प्रयोग करना चाहिए। शल्य चिकित्सा का मतलब सुविधा प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए पुरुषों द्वारा यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होना है तो कंडोम का प्रयोग करना चाहिए और मामूली शल्य चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी तक जाना कि जीवों में जनन क्या है और जनन संबंधित वह सभी बातें देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास किए हैं। दोस्तों उम्मीद है कि यह बातें समझ करके आपको भी अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों जिस तरह आप अपना ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं इसी तरह देते रहिए, और हम आगे की कड़ी में और भी कुछ बचे हुए जो सरल ये जो
जो शॉर्ट नोट्स के टाइप पर जो हम बना रहे हैं और आपके बीच जो कंटेंट दे रहे हैं वह भी लेकर के आते रहेंगे। और यह 2 टॉपिक और इसमें आएगा, इसके बाद हम लोग पुनः केमिस्ट्री पर आ जाएंगे और इसके बाद पुनः फिजिक्स पर आ जाएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।